नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। देखिए, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा की अगर बात करें तो अपने समय काल में लिखी गई आत्मकथाओं में ये सबसे प्रसिद्ध आत्मकथा के रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि इस कथा में जो बेबाकी से उन्होंने अपने जीवन के प्रसंगों के और घटनाक्रमों के बारे में लिखा है वो अपने आप में अद्भुत है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आत्मकथा क्या है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा किन किन नामों से और कितने भागों में प्रकाशित हुए, इन सब के बारे में आज विस्तार से जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें हरिवंश राय बच्चन के जन्म के बारे में, तो इनका जन्म 27 नवंबर 1960 ईस्वी में हुआ। इनका देहांत 18 जनवरी 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ है। ये साधारण प्रश्न है जो जिस साहित्यकार के बारे में हम कर रहे हैं हमें थोड़ा उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर पुरस्कार की बात करें तो वैसे तो इन्हें अपने लेखन कार्य के लिए अनेक पुरस्कार मिले, लेकिन साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने पद्म भूषण नामक सम्मान भी प्राप्त किया है। अब अगर इनकी आत्मकथा की बात करें तो 4 भागों में प्रकाशित है इनकी आत्मकथा। सबसे पहला जो भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो कि 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है नीड़ का निर्माण फिर, जो कि 1970 में आया। बसेरे से दूर 1977 ईस्वी में, और 10 द्वार से सोपान तक ये 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। यानी इन्होंने अपनी आत्मकथा केवल एक पुस्तक के रूप में नहीं बल्कि 4 भागों के रूप में अलग अलग समय के अनुसार प्रकाशित करवाई है। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने अपने जीवन घटनाक्रम में, चाहे उनका जो बाल्यावस्था का समय है, युवावस्था का समय है, या प्रौढ़ रूप है, या उसके बाद वृद्ध रूप, उन सभी जीवन के अलग अलग जो पड़ाव हैं उनको अपनी आत्मकथा में मुखरित किया है। इस आत्मकथा में कदम कदम पर अगर देखें तो उनके जो मनोसंवेग हैं वो विभिन्न रूपों में उभर कर हमारे सामने आए हैं। तो आइए इन सभी अंकों के बारे में या इन सभी आत्मकथा के जो खंड है इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। वैसे देखा जाए तो साहित्य में अभिव्यक्ति के विविध रूप हैं। कौन सी अभिव्यक्ति? जो मनोभाव है उनको अभिव्यक्त करने के अनेक रूप हैं, लेकिन मानव जीवन के सबसे निकट जो विधा मानी जाती है वो आत्मकथा है। आत्मकथा में जो रचनाकार है वो अपने संपूर्ण जीवन के किसी अंश अथवा घटना का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करता है। आत्मकथा में कल्पना प्रवणता और राग व्यक्ति अनुभूति का प्राधान्य होता है। यानी यहाँ पर कल्पना तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अपने जीवन के प्रति जो प्रेम का भाव है वो और उनकी व्यक्तिगत अनुभूतियों का समावेश आत्मकथा में देखा जा सकता है। इसी दृष्टिकोण से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, जो हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति है, उन्होंने अपने जीवन की तस्वीर को क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक में रूपांतरित किया है। तो इनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पर आप इनके जो ईस्वी सन है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। तो आत्मकथा क्या है? मानव जीवन के सबसे निकट अगर कोई विधा है तो वो आत्मकथा है, ये आपको ध्यान में रखना है। आत्मकथा जो विधा है वो उसमें किस बात की प्रधानता रहती है? कल्पना प्रवणता की प्रधानता होती है। राग परक व्यक्तिक अनुभूतियों की प्रधानता उसमें रहती है। यही खासियत है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा में ये सभी जो खासियत देखी जा सकती है, इसी कारण उनकी आत्मकथा कालजयी कृति के रूप में सामने आई है। इनकी आत्मकथा में देखें तो बाल्यावस्था का अबोधपन है, युवा मन का आकर्षण का भाव भी देखा जा सकता है, प्रेम अनुभूति भी देखी जा सकती है, स्त्री और पुरुष संबंधों, पारिवारिक संबंधों तथा स्वानुभूतियों से संबंधित अनेक प्रसंगों का अत्यंत ही स्वाभाविक चित्रण बहुत ही सहजता और तन्मयता के साथ इन्होंने किया है। बच्चन की आत्मकथा के प्रथम भाग क्या भूलूं क्या याद करूं, जो कि 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, तब हिंदी साहित्य में मानो हलचल सी मच गई थी। और ये हलचल सामान्य हलचल नहीं थी, ये हलचल जो 1935 ईस्वी में इनकी जो रचना आई थी मधुशाला, उससे किसी भी प्रकार ये कम नहीं मानी जा सकती। यानी इनकी जो आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इतने बेबाकीपन से इन्होंने अपने विचार, अपने जीवन के घटनाक्रम को यहाँ प्रस्तुत किया था कि एक हलचल मचा दी थी हिंदी साहित्य में। तो
ये इनके लेखन की कला है कि इनकी जो आत्मकथा है वो अलग अलग भागों में आई और कैसे उस रचना ने प्रसिद्धि प्राप्त करी। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं इनका जो आत्मकथा का पहला भाग है, क्या भूलूं क्या याद करूं। इसमें उन्होंने अपने जन्म से लेकर पत्नी श्यामा के असामयिक देहावसान तक के अनुभवों का चित्रण किया है। इस भाग के प्रारंभ में उन्होंने अपने वंश की उत्पत्ति, गुणों एवं दुर्गुणों का परिचय दिया है। देखिए, जो इनकी पत्नी श्यामा थी, केवल 10 साल इन्होंने एक साथ गुजारे थे और उसके बाद श्यामा का निधन हो गया था। तो श्यामा के निधन से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उनके पारिवारिक स्थिति कैसी थी, वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या गुण दुर्गुण थे, उनका परिचय इन्होंने इसमें दिया है। बच्चन ने यहाँ पर अपनी बाल्यावस्था, पारिवारिक जीवन, शैक्षणिक जीवन, किशोरावस्था में करकल से निकटता, चंपा के प्रति आकर्षण और श्यामा के संग विवाह की अपनी अनुभूतियों को चित्रित करने का सुंदर प्रयास किया है। इसी के साथ लेखक ने अपनी पारिवारिक आर्थिक परेशानियों और श्यामा की बीमारी के दुखते कसकते अनुभवों को भी वाणी प्रदान की है। यानी श्यामा अपनी बीमारी में कितना परेशान थी, किस प्रकार दुखी थी, उन भावों को भी उन्होंने इसमें अभिव्यक्त किया है। इस कथा में बच्चन जी ये भी बताते हैं कि उनके जन्म से पहले उनकी जो माता है, जिसका माता जी का नाम क्या था, सुरसती, और पिता का नाम क्या था, प्रताप नारायण। ये आपको ध्यान में रखना है। बच्चन की जो माता जी हैं वो उनका नाम क्या है, सुरसती, और जो पिता है उनका नाम क्या है, प्रताप नारायण। इन्होंने अपने घर में जो हरिवंश पुराण है उसका पाठ करवाया था, इसीलिए इनका जो नाम है वो हरिवंश रखा गया। हरिवंश पुराण विशेष रूप से इनके घर में प्रचलित था, जिसका पाठ या श्रवण किया जाता था। इसीलिए इन्होंने इनके माता पिता ने इनका नाम क्या रख दिया था, हरिवंश राय रख दिया था। तो ये वो बातें हैं जो उन्होंने क्या भूलूं क्या याद करूं में अपने मनोभावों को अभिव्यक्त किया है कि अपने जीवन के किस किस घटनाक्रम को लिया है, श्यामा के साथ उनके संबंध क्या थे, श्यामा की मृत्यु कैसे हुई, किस प्रकार अपनी बीमारी से वो बहुत परेशान थी, या ये सब जो बातें या चित्रण है वो इस क्या भूलूं क्या याद करूं नामक आत्मकथा में देखा जा सकता है। अब इसके दूसरे भाग को अगर देखें तो वो कौन सा है, वो है नीड़ का निर्माण। फिर नीड़ यानी घोंसला दोबारा से बनाना, क्योंकि श्यामा उनके जीवन से चली गई है, एक बार उनका बसेरा उजड़ चुका है। तो यहाँ पर इस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वो किस भाव को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। श्यामा की मृत्यु से क्षुब्ध होकर जो हुए लेखक का यहाँ पर चित्रण है। श्यामा की असामयिक मृत्यु बच्चन को अत्यधिक व्यथित करती है, परंतु अपनी आर्थिक स्थिति संतोषजनक न होने के कारण उन्हें विवश होकर इस मनस्थिति से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो इसी दुख भरी स्थिति में रहेंगे तो उनकी जो पारिवारिक हालत है वो आर्थिक स्तर पर बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। फिर बच्चन जीवन और साहित्य में स्वयं को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। वे अक्सर गर्मियों की छुट्टियां व्यतीत करने के लिए बरेली जाते थे। वहीं उनकी मुलाकात तेजी से हुई थी, जो बाद में उनकी पत्नी बनी, तेजी बच्चन के नाम से हम जिनको जानते हैं। बच्चन के मित्रों ने उन्हें पुनर्विवाह करने के लिए तैयार किया। विवाह के बाद तेजी के जीवन में आने पर जैसे बाहर आ गई। तेजी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, एक अमित और दूसरे अजित। इनको जन्म देकर बच्चन के नीड़ का निर्माण किया, यानी उनका बसेरा फिर से बस गया, फिर से उसके जीवन में खुशहाली आ गई थी। इसी नीड़ का निर्माण फिर में उन्होंने अपने बताया है कि किस प्रकार वो कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ के लिए जाने लगे। इसके साथ साथ उन्होंने MA की पढ़ाई भी दोबारा से शुरू कर दी। फिर अचानक आइरस उनके जीवन में आई। उसके संकोची स्वभाव ने बच्चन के हृदय में आइरस के प्रति प्रेम का भ्रम बनाए रखा था। यानी वो उनको लगता था कि आइरस के प्रति उनके मन में प्रेम का भाव है या आइरस का उनके प्रति आकर्षण का भाव है, लेकिन वो केवल भ्रम मात्र था। उसके बाद उनका तेजी से विवाह हो गया और इससे उनका जो नीड़ है उसका निर्माण फिर से हुआ। तो ये दूसरा भाग है इनकी आत्मकथा का, जिसका नाम क्या है, नीड़ का निर्माण। फिर आत्मकथा का जो तीसरा भाग है वो है बसेरे से दूर, यानी अपने घर से दूर। इसमें उन्होंने अपने जीवन की उस अवधि की कहानी सुनाई जब उन्होंने अपने देश, नगर, घर परिवार से दूर कैम्ब्रिज में रहकर विलियम बटलर ईट्स के साहित्य पर शोध कार्य किया। इस खंड का प्रारंभ उन्होंने अंग्रेजी विभाग में अपने अध्यापन कार्य, साथी प्रवक्ताओं के परिचय के साथ किया है।
तो ये बसेरे से दूर यानी अपने घर से दूर जाकर किस प्रकार उन्होंने अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया, अध्यापन कार्य किया। इसी दौरान जो ब्रिटिश काउंसिल थी उससे सूचना आई कि अंग्रेजी साहित्य पढ़ाने की विधि का अवलोकन करें, लेकिन इस कार्य के लिए कैम्ब्रिज जाने के लिए उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कैम्ब्रिज में रहकर इन्होंने अपने शोध प्रबंध जो था W.B. ईट्स के साहित्य में निगूढ़ तत्व, इसको ढूंढने का या इस पर शोध करके इसको पूरा किया। यहाँ पर तेजी जो बच्चन है उनके जीवन में हरिवंश राय बच्चन के चले जाने से कितना अकेलापन था, किस प्रकार आर्थिक संकटों का उन्होंने सामना किया, मानसिक जो प्रताड़ना थी वो भी उनको यहाँ पर झेलनी पड़ी। इसके साथ साथ इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि नेपाल यात्रा और कलकत्ता की यात्रा के बारे में भी उन्होंने लिखा है, और अपनी कविता के संबंध में अपने विचारों और विदेश मंत्रालय में नियुक्ति की जो अनुभूति है उसको भी उन्होंने मुखरित किया है। तो ये बातें आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो इनकी नेपाल यात्रा है, नेपाल अनेक यात्राएं इन्होंने की नेपाल में और कलकत्ता में, नेपाल और कलकत्ता की यात्राएं। इसके साथ साथ कविता के संबंध में अपने जो विचार हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा है, और विदेश मंत्रालय में अपनी नियुक्ति के बारे में भी इसी खंड में इन्होंने चित्रण किया है, और वो भी मुखरित भाव से अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है बसेरे से दूर नामक भाग में। इनकी आत्मकथा का जो चौथा भाग है वो कौन सा है? चतुर्थ भाग, 10 द्वार से सोपान तक। ये अन्य 3 भागों की बजाय थोड़ा ज़्यादा विस्तृत है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सुविधा की दृष्टि से बच्चन ने इस भाग को 2 भाग में विभाजित कर दिया है। जो पहला पड़ाव या पहला भाग है उसमें 1956 ईस्वी से लेकर 1971 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन है, और दूसरे पड़ाव या दूसरे भाग में 1971 से 1983 तक की घटनाओं का वर्णन इन्होंने इसमें किया है। यहाँ आत्मकथा के प्रारंभ में उन्होंने पाठकों को ये बता दिया है कि 10 द्वार और सोपान का अर्थ क्या है। देखिए, जो उनके इलाहाबाद और दिल्ली के घरों के नाम है, 10 द्वार का मतलब क्या है? जिसके 10 दरवाजे हैं, दरवाजे कि जिसके कितने दरवाजे हैं? 10 द्वार से सोपान, सोपान क्या होता है? सीढ़ियाँ, सोपान। तो इन्हीं इन्होंने इन्हीं शब्दों को आधार बनाया है। 10 द्वार यानी जिसके 10 दरवाजे हों, सोपान का अर्थ है सीढ़ियाँ। यहाँ पर उन्होंने 10 साल तक जो विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषाधिकारी के पद पर 6 वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए, उसके रूप में जो उन्होंने समय व्यतीत किया उसके बारे में जिक्र किया है। उन्होंने यहाँ पर अपने नाट्य सृजन, अनुवाद, विदेश यात्राओं का भी उल्लेख किया है। बच्चन और तेजी बच्चन का अपने पुत्रों और बहुओं के साथ रहने की जो यादें हैं वो भी इन्होंने इसी खंड में समाहित की है, या इसी खंड में उन्होंने दर्शाया है। इसके साथ साथ अगर देखें तो उनका जो नवनिर्मित आवास है सोपान, 10 द्वार से सोपान, यानी इस घर से इस घर में आने का जो उनका सफ़र है, प्रवेश करने तक की जो जीवन यात्रा है उसको लेखनीबद्ध किया है। 10 दरवाज़ों वाले घर को छोड़कर जब वो सीढ़ियों वाले घर सोपान में आए हैं उसको इन्होंने लेखनीबद्ध किया है। तो अगर हम देखें, हरिवंश राय बच्चन ने अपने आत्मकथा साहित्य में जो उनका व्यक्तित्व अपने तुलिका से उभारा है, प्रस्तुत किया है, उसमें अनेक उनकी अनुभूतियां हैं। जो परिवेश है, जो स्थानीय संस्कृति है, उसका भी बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया है। इनके जो समकालीन लेखक रहे हैं, उत्तर छायावाद काल के जो लेखक रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इतनी बेबाकी से अपने जीवन के बारे में अभिव्यक्त करना एक साहस का काम है, और बच्चन ने वो कार्य कर दिखाया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इनकी जो रचना है अपने आप में कालजयी कृति है, अपने आप में बहुत हिंदी साहित्य की एक समृद्ध रचना के रूप में देखी जा सकती है। तो निसंदेह हम कह सकते हैं कि आत्मकथा हिंदी साहित्य यात्रा की दृष्टिकोण से देखें तो बच्चन की आत्मकथा इस हिंदी साहित्य विधा का मील का पत्थर साबित हो सकती है, या हो रही है, या कह सकते हैं कि मील का पत्थर है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने इसे बहुत थोड़े शब्दों में आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर इसके बारे में कुछ और जानना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।